साथियों नमस्कार। आज हम लोग इस देश में केंद्र सरकार द्वारा जो नई बात कही गई है, कोयला उद्योगों और देश के खनिजों को निजी मालकियत में देने की बात, और उसी से संबंधित हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि झारखंड के रैयतों को कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या झारखंड के रैयतों को कोयला ब्लॉक आवंटित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए क्यों, नहीं करना चाहिए क्यों? इसमें दोनों तरह के लोग हैं। कुछ राजनीतिक दल के लोगों को कोयला ब्लॉक आवंटित करने का विरोध करते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे छोटे दल और कई राष्ट्रीय दल भी हैं जो देश में कोयला ब्लॉकों को आवंटित करने का समर्थन करते हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हमारा आंदोलन पिछले 20 वर्षों से इसी बात पर लगा हुआ है कि देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के हाथ में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। मित्रों, भारत का संविधान जिसमें 39B जो देश के नीति निदेशक तत्व के तहत रखा गया है, इसमें स्पष्ट रूप से 39B में यह कहा गया है कि देश के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और समन्वय, मालिकाना स्वामित्व और नियंत्रण की बात, वो संसाधन समुदाय के अंदर होना चाहिए, समुदाय के हित में होना चाहिए, समुदाय उसका नियंत्रण करे। परंतु दुर्भाग्य इस देश का यह है कि देश की आज़ादी के आज तक 70 साल 72 साल हो गए, लेकिन कोई भी सरकार देश के भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व की बात, जिसके लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत उन्हें समाज हित के लिए कानून बनाना चाहिए, दुर्भाग्य से आज तक कोई भी कानून नहीं बनाया। इसके उलट देश के भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा रखा गया और उन्होंने अपने मनमर्जी से जिसको चाहे अपने यारों को, दोस्तों को, बड़ी कंपनियों को, पूंजीपतियों को देता रहा। हम लोग उसका विरोध करते रहे। विरोध का कारण यही है कि 2012 में भी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने थ्रिशम्मा जैकब वर्सेस जियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसका मुकदमा संख्या 4549 यानी 4549 2000 है, उसमें स्पष्ट रूप से 3 जजों का बेंच, जिसमें चलमेश्वर, मदन बी लोकूर और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि खनिज का मालिक जमीन मालिक है। हालांकि हम तो समुदाय की मालकियत की बात कहते हैं। उन्होंने एक कदम आगे की बात कही कि जमीन मालिक ही है, और उसी को देखकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि रैयतों को कोल ब्लॉक दे देना चाहिए। मित्रों, इसको आप इस लूट को पहले समझिए कि भाई ये जो कोयला ब्लॉक हैं, ये जो आयरन ओर्स के ब्लॉक हैं, इसमें लूट कितनी बड़ी होती है, और क्या ये किसानों को देने से या रैयतों को देने से देश को कोई हानि होगी, समाज को कोई हानि होगी, या समाज को लाभ होगा या देश को लाभ होगा? हमें इसको समझना पड़ेगा। इस झारखंड की बात मैं करूं तो झारखंड में कोयले का भंडार 81,000 मिलियन टन है, और ये 81,000 मिलियन टन कोयले का भंडार देश के 71 कोल ब्लॉक में बटा हुआ है। मैंने जो आंकड़े प्राप्त किए हैं, उन आंकड़ों को अगर मैं आपके साथ शेयर करूं
तो कि एक एक कोल ब्लॉक में अगर कोयले का जो भंडारण है, इस भंडारण को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक एक एकड़ यानी 100 डिसमिल, एक एक एकड़ के नीचे जो भंडारण है वो लगभग 1 लाख टन से लेकर 1,40,000 45,000 टन कोयले का भंडार है। अर्थात अगर आप इसका बाजार मूल्य, हालांकि यह बाजार मूल्य पुराना है, लेकिन उसी पुराने मूल्य को आज भी अगर आप आंक लें तो 1 एकड़ के नीचे औसतन इस झारखंड में 40 करोड़ रुपए का कोयला है। औसतन मैं कह रहा हूं। हमारे कर्णपुरा इलाके में एक कोल ब्लॉक ऐसा भी है जहां 1 एकड़ के नीचे 1,60,000 टन कोयले का भंडार है, तो उसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक ऐसा भी इलाका है जहां कम है, तो वहां थोड़ा कम हो जाएगा। मैं औसत की बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर 1 एकड़ के नीचे 40 करोड़ कोयले का भंडार है, और आप सीएजी का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, सीएजी ने कहा कि ओपन कास्ट में जो भंडारण है उसका लगभग 25% to 30% माइनिंग कॉस्ट है। यानी अगर आप 25% मान लेते हैं माइनिंग कॉस्ट, तो 40 करोड़ का माइनिंग कॉस्ट क्या हुआ? 40 करोड़ का माइनिंग कॉस्ट आया 10 करोड़। किसानों को क्या मिलता है? किसानों को मिलता है 1 एकड़ का 10 लाख। जब बहुत लड़ाई हुई यहाँ तो अभी उन्होंने 20 लाख किया, जिसमें अभी तक लोगों ने बहुत कम कोयला जमीन दी है। चलिए 20 लाख भी मान लेते हैं आप। तो अगर जमीन का मुआवजा मिलता है 20 लाख और जमीन उसकी परमानेंट छीन ली जाती है। दूसरी तरफ अगर 1 एकड़ जमीन में भी उस व्यक्ति को, उस किसान के बेटे को रोजगार मिलता है, तो यहां भी एक झमेला है। अगर उस किसान के पास, किसान को 2 बेटे हैं, तो एक बेटे को तो रोजगार मिल जाता है, उसकी सारी जमीनें चली जाती है, और दूसरा बेटा बेरोजगार हो जाता है। नतीजा, वो या तो पहले बेटे को मारना चाहता है या फिर वो घर में झगड़ा होता है। नतीजा क्या होता है? एक बेटा जिसको अगर किसी तरीके से उसके पिताजी ने नौकरी दे दी, कह दिया कि ठीक है इसको नौकरी दे दे, तो दूसरा बेटा तो भिखारी ही पैदा होता है। एक तो ये कहानी है जो सामाजिक रूप से चल रहा है। दूसरा, कोई भी कंपनी जो अब नई आ रही हैं, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की हो चाहे वो निजी क्षेत्र की हो, किसी भी किसान को या कोई भी जो जमीन दे रहा है रैयत, उसको परमानेंट अस्थाई रोजगार नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है? वो अस्थाई रोजगार के बदले उसे ठेका मजदूर बनाया जा रहा है। तो एक किसान जो अपने जमीन का मालिक है, अपने जमीन का मालिक कल विकास कर रहा है ठेका मजदूर के रूप में। हम क्या कर रहे हैं? हम एक किसान को, एक मालिक को मजदूर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। और क्या पा रहा है वो? 8,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना। तो थोड़ा इस आंकड़े को देख लीजिए। अगर वो 10,000 रुपया महीना पा रहा है तो एक साल में कितना पाया? 1,20,000। उसकी औसतन नौकरी जो है वो 30 वर्षों की है, तो 30 वर्षों में कितना मिला? 1,20,000 अगर सालाना हुआ तो 30 साल में 36 लाख रुपए हुए, और 20 लाख रुपया उसका जमीन का मुआवजा हुआ। तो जिस जमीन के नीचे 40 करोड़ रुपए का कोयला है, उस जमीन के बदले एक किसान को बहुत अधिक से अधिक 60 लाख रुपया मिल रहा है। अगर ये पैसा बढ़ भी जाए, 10 के जगह 20,000 रुपया उसको मासिक मिल जाए, तब भी उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। लूट किसकी हो रही है? लाभ किसको मिल रहा है? तो 1 एकड़ जमीन पर कंपनी को, जिसमें 40 करोड़ रुपए का कोयला है, और सिर्फ कोयले का मूल्य मैं बता रहा हूं, उस जमीन के ऊपर जो फॉरेस्ट है, उस जमीन के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, उस पेड़ पौधे से जो हमारा पर्यावरण को लाभ हो रहा था, वो सारे नुकसान तो झेलने ही पड़ेंगे। इस इलाके की जो नदियां खत्म हो रही हैं, उन नदियों से जो नुकसान होगा उसको झेलना पड़ता है।
उसकी कीमत तो यहाँ आके नहीं जा रही है। सिर्फ कोयले की कीमत की बात मैं कह रहा हूँ। तो कोयले में भी लूट है। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपया उसको निष्कासन में और 1 करोड़ रुपया उसने किसान को दिया, और अगर पूरे 5 करोड़ रुपया उसको रॉयल्टी या अन्य चीजों में लगा, या 10 करोड़ रुपया उसको मान लें, टोटल खर्च भी आप उसको 10 करोड़ मान लें, तो 20 करोड़ रुपया हुआ। तो 1 एकड़ जमीन से 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और 20 करोड़ रुपया शुद्ध मुनाफा कंपनियों को हो रहा है। अब आप आए, क्या ओपन कास्ट माइनिंग में हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है? क्या उच्च तकनीक चाहिए? क्या तकनीक है? क्या तकनीक है? आप देखिए, तकनीक है कि आप उसको ब्लास्ट करिए। कोयले का सीम होता है 1 फीट 2 फीट कुछ इंच भी, उसके ऊपर वो मिट्टी का ढेर होता है। तो मिट्टी का ढेर उठाइए, कोयला जहां आया उसको ब्लास्ट करिए, अगर वहां पत्थर वगैरह है तो ब्लास्ट करिए, और ब्लास्ट करने के बाद सिर्फ पेलोडर से उठा करके लोड करिए। यही टेक्नोलॉजी है। अगर मान लीजिए कि हाई टेक्नोलॉजी भी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कोई कंपनी, उसका सीएमडी या सरकारी कंपनी है तो उसका क्या हमारे कोयला मंत्री कोयला निकालते हैं? अरे भाई, वो तो अपना कार्यकर्ता रखते हैं, इंजीनियर्स रखते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर ये मालिकाना हक रैयतों को भी मिल जाए और रैयत ग्राम सभाएं एक साथ कोऑपरेटिव्स बना लें, हालांकि कोऑपरेटिव्स के पक्ष में मैं नहीं हूं, मैं एक नई बात कहता हूं, वो कोयले के लिए एक समूह बना लें, जिसको हम लोग अब कंपनी एक्ट के तहत लेते हैं, जिसको प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट हम लोगों ने बनवाई भी है। अगर ग्राम सभाओं का प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट के तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो रजिस्टर्ड करा ले। कंपनियां जब रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उनको कोयला खदान मिले, तो वो कोयला जो ग्राम सभा के लोग हैं वो मिल करके, जिसकी मालकियत सभी गांव के सभी लोगों को होगी, जिसमें रैयत भी होंगे और उस गांव के रहने वाले भी सभी होंगे, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने अपने प्रोड्यूसर्स कंपनी में ये बात कही थी। ये आदर्श व्यवस्था हो सकती है। उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी हुई तो सभी जो साथी हैं, गांव के सभी लोग मिलजुल कर उसको दूर करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की व्यवस्था की जाए और सरकारें, हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमारे रैयतों को कोल ब्लॉक्स दें, और हाँ ओपन कास्ट माइनिंग हो, और वो पूरे जो सरकार के नियम हैं उसके तहत हो, मालिकाना हक ग्राम सभा के पास हो। तो हमने एक व्यवस्था की थी, जो मैं बार बार कहता हूं कि हम 4 हिस्से में कीमत को रखते हैं। पहला जो सीएजी के हिसाब से 25% माइनिंग में, तो 10 करोड़ रुपए का वो कोयला माइनिंग में खर्च होगा। उसमें भी हमारे गांव के सारे लोग जो माइनिंग में काम करना चाहते हैं वो काम करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि हम मशीनों का उपयोग न्यूनतम करना चाहते हैं। जहां बहुत जरूरी हो वहीं मशीन का उपयोग करें, जहां जरूरत नहीं हो वहां अधिक से अधिक लोगों को काम दें। इससे यह होगा कि इस समय जो कोरोना की महामारी से हमारे भारत में मजदूरों के साथ जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, मजदूर जो बाहर से आ गए हैं, अपने गांव से बाहर गए, वो तो वहां के लिए बाहर ही हैं, लेकिन गांव के जो भाई हमारे बाहर से आ गए, अपने लालच में गए थे कि बहुत ज्यादा कमाएंगे, और इस महामारी ने उनको बहुत तकलीफ दिया है। अब उनके लिए काम की जरूरत है, उनको रोजगार की जरूरत है। तो ये अगर मालिकाना हक ये रैयतों को मिल जाता है तो एक एक कोयला ब्लॉक में, आप यकीन मानिए, एक एक कोयला ब्लॉक में 10-10 हजार 15-15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर हम एवरेज 10 हजार लोगों को भी अगर रोजगार की बात करते हैं तो आप सोच लीजिए कि अगर ये 10,000 एवरेज होता है और 70 कोल ब्लॉक हैं तो कितने हो गए? 7 लाख लोगों को रोजगार तो हमारा कोयला ब्लॉक दे सकता है। 71 कोयला ब्लॉक झारखंड में दे सकता है। यानी अगर 7 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है कोयला सिर्फ, अगर यही काम हम आयरन ओर्स के लिए करते हैं, दूसरे ओर्स के लिए, दूसरे खदानों के लिए करते हैं,
तो इस झारखंड में आदमी कम पड़ जाएगा हमारे खदानों के लिए। और अब मालिकाना हक में जो उनको मिलेगा उसकी गणना कर लीजिए। मैंने कहा कि 10 करोड़ रुपया अगर आप माइनिंग में खर्च करते हैं, 10 करोड़ रुपया रॉयल्टी और ये सब में चीज़ों में वो जाएगा, वो तो फिक्स्ड है। सरकार को रॉयल्टी सेस देने को तैयार हम भी बैठे हैं, सरकार जनता चाहती है, हम लोगों ने जनता से बात की है, तो वो भी तैयार हैं इसको देने के लिए। तो सरकार को क्या घाटा है भाई? कंपनियां अगर ज़मीनें लेती हैं, कोयला निकालती हैं, तो सरकार के खजाने में रॉयल्टी डालती हैं, जनता को मिलेगा, जनता भी आपके सरकारी खजाने में रॉयल्टी डालेंगी। अब सवाल ये है कि अगर ग्राम सभाओं के लोग अगर सरकार को रॉयल्टी दें या सेस दें तो वो धन धन नहीं होगा क्या? ग्राम सभा के लोग कोयला निकालेंगे तो वो कोयला नहीं होगा क्या? यह सवाल होता है और इसको देखना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो 20 करोड़ रुपया बचता है, इस 20 करोड़ रुपया का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसका विभाजन कैसे हो? तो उसके विभाजन के लिए एक आसान तरीका है जो हमारा समूह कह रहा है। वो कहता है कि हम 10 करोड़ रुपया ग्राम सभा के लिए रखेंगे और ग्राम सभा में जितने भी व्यक्ति हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, चाहे वो जमीन मालिक हैं या जमीन मालिक नहीं हैं, यानी जिनकी जमीनें हैं, जिनके पास जमीन है वो भी, जिनके पास जमीन नहीं है, सिर्फ ग्राम सभा का निवासी हो, उस गांव का निवासी हो, उन सबों को एक बराबर बराबर शेयर उस 10 करोड़ रुपया में बांटा जाए और 10 करोड़ रुपया उस किसान को, जिसके खेत से माइनिंग हो, उसको दे दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं एक दो उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए कि करणपुरा में बड़का गांव में एक जो एनटीपीसी का है, एनटीपीसी में लगभग 2000 किसान जिनकी जमीनें जा रही हैं, 2200 कुछ है। अब 2200 मान लीजिए 2500 सब कुछ मिला करके किसानों के पास जाए। अगर इन 2500 किसानों को आप 10-10 करोड़ रुपया देते हैं तो 2500 किसान, 2500 परिवार करोड़पति होता है। आप 71 कोल ब्लॉक को इसी तरीके से अगर देते हैं, और औसतन अगर आप ले लें कि 10 करोड़ रुपया मिलता है जमीन का, तो 71 कोयला ब्लॉक में लगभग आप देख लीजिए कि एक एक कोयला ब्लॉक से 2000 भी अगर एवरेज लेते हैं कि 2000 किसान परिवार हैं, रैयत हैं, तो 2000 रैयतों को 10-10 करोड़ रुपया मिलेगा, तो 71 गुने 2000 है ना, तो कितना चला गया? 1,40,000 कुछ। इतने परिवार, इस परिवार को आप करोड़पति बनाते हो। उनका जो स्टैंडर्ड है, जो उनकी आमदनी है, वो अचानक बढ़ जाती है और वो कहीं ना कहीं नए व्यापार की ओर जाएंगे, नया जीवन उनका शुरू होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर ये नव धनाढ्य पैदा हो जाएंगे तो देश में आफत आ जाएगी। ये नव धनाढ्य हो जाएंगे, नव पूंजीपति हो जाएंगे और नए पूंजीपति पैदा होंगे। तो भाई किसानों को क्या आप जिंदगी भर गरीब भूखे मरते देखना चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि ग्राम सभाओं के लोग भी भूखे न मरें, ग्राम सभा में एक भी भूखा ना रहे। अब मैं ये 10 करोड़ की जो बात कह रहा हूं कि गांव में कोई भी व्यक्ति जो निवास करता है, जो गांव का वासी है, जो उस गांव का रहने वाला है, उसमें अगर आप 10 करोड़ की हिस्सेदारी करते हैं और 1 एकड़ जमीन में भी आप, औसतन में बात कह रहा हूं कि 1 एकड़ में भी अगर साल में आप कर लें, साल में कह रहा हूं कर लिए, तो गांव का नक्शा बदल जाएगा। हमारे कुछ मित्र हैं जो कहते हैं कि भाई इतना कोयला चाहिए, क्या गांव के लोग इस इतने कोयले को अचीव कर पाएंगे, प्रोडक्शन को अचीव कर पाएंगे? ये तो गांव के लोगों की ताकत को अंडर एस्टिमेट करना है। आप उनकी ताकत को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात कहते हैं। आप एक बार करके तो देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 2 कोयला ब्लॉक, 4 कोयला ब्लॉक में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि ये अचीव कर पाते हैं तो ठीक है, अगर अचीव नहीं कर पाते हैं तो आगे का रास्ता होगा। लेकिन आप बिना दिए इस तरह का काम बढ़ाए और आप ये कह दें कि नहीं नहीं वो ऐसी भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप कोयला ब्लॉक नहीं दे सकते हैं। तो मित्रों, मैं तो सीधा मानता हूं कि चूंकि हम झारखंड में हैं और झारखंड 5th शेड्यूल इलाके में है, बहुत सारा इलाका है,
6 शेड्यूल इलाके में खनिजों पर, जंगल पर सारा अधिकार वहाँ के आदिवासी मूलवासियों का है, तो झारखंड में क्यों नहीं? और मैं तो निवेदन करूंगा हेमंत सोरेन जी से, अगर हेमंत सोरेन जी हल्के में भी इसको, जो अखबार कह रहा है कि नहीं इन्होंने हल्के में व्यंग के रूप में कह दिया कि क्यों ना दे दिया जाए, मैं कह रहा हूं कि अगर उनके पास एक मौका आया है, अगर वो इस जो उनकी जुबान से निकल गई सरस्वती बस किया और उन्होंने एक अच्छी बात कह दी कि क्यों नहीं दे दी जाए, अगर आप उसको दे दें तो मुख्यमंत्री जी इस देश में एक नई क्रांति आएगी और वह क्रांति जो है वो आपके नाम से भी लिखी जाएगी, उसका श्रेय भी आप ही को जाएगा। तो निवेदन यह है कि आप अपनी इस बात पर कायम रहिए और झारखंड में एक नई क्रांति का बीज बो दीजिए। झारखंड में दिखा दीजिए कि झारखंड में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, करोड़ों करोड़पति किसान पैदा हो गए। रही बात कि अगर हम सभी जगह माइनिंग करेंगे, खेतों में माइनिंग हो जाएगा, जंगलों में माइनिंग होगा, तो इस झारखंड के पर्यावरण का क्या होगा? झारखंड के खाद्य संरचना, खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? हमारे कुछ साथी इसके पर भी सवाल करते हैं। मित्रों, हमने इसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई और हमने कहा उसको, मैंने ये कहा कि आप कोयला ब्लॉक में एक साथ सभी जगह नहीं करें, ग्राम सभा तय कर लेगी कितने एकड़ में हमको तय करना है, सभी में एक साथ न करें। छोटे छोटे 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, जहां संभावनाएं बनती हैं, जहां आप नजदीक कर सकते हैं, जहां आसानी से कर सकते हैं, वहां श्रम आधारित इस काम को करें। और जैसे ही वहां से कोयला निकलता है, उसका जो उपयोग करना है, हम उसका उपयोग करने के बाद, जैसे थर्मल पावर में उपयोग होता है, तो थर्मल पावर में जो राख उत्पन्न होता है उसको एक अलग जगह उसी पीट में, उसी गड्ढे में भरें और लेबल करके पुनः किसान को वापस करते हैं। यानी किसान से परमानेंट जमीन, अस्थायी रूप से जमीन ना ली जाए, जमीन सिर्फ कुछ समय के लिए, जब कोयला निष्कासित हो उतना ही समय के लिए उससे जमीन ली जाए। कोयला निष्कासन के बाद जब हम दूसरे कोल ब्लॉक, दूसरे जमीन पे, जैसे हमने इसको कहा कि 4 भागों में बांट दीजिए, A, B, C, D या 1, 2, 3, 4। मान लीजिए पहले आपने 1 नंबर प्लॉट से कोयला निकाला, तो उसका जो ओवरबर्डन है, ओवरबर्डन का मतलब जो मिट्टी का ढेर या पत्थर का ढेर जो कोयले के ऊपर रहता है, उस ढेर को अगर आप B नंबर पर रख दें, दूसरे प्लॉट पर रखें, और उस किसान को जिसके जमीन पर आपने रखी है, उस किसान को साल भर का एक मुआवजा, 2 साल का, 3 साल का, जो मुआवजा जितना दिन रखना चाहते हैं, उसका एक मुआवजा उस किसान को दे दी जाए, तो उसको भी हानि नहीं होगी। उसके बाद जब इसको आप पूरा निकाल लें और आप 3 नंबर पर जब माइनिंग शुरू करें, प्लॉट नंबर 3 पर, तो 3 नंबर पर जब माइनिंग शुरू करेंगे तो वहां का भी जो ओवरबर्डन है, वह ओवरबर्डन 1 नंबर में डाल दें। फिर जो टॉप सॉइल है, उस टॉप सॉइल को एक अलग जगह रखते हैं, 4 नंबर पर, मान लीजिए कि 4 नंबर पर आपने प्लॉट पर रख दिया। अब 2 नंबर पर जो ओवरबर्डन है, उस ओवरबर्डन को भी आप 1 नंबर पर रख दीजिए, और जो उसका एंड यूज के बाद जो राख या अन्य जो कचरा आपके उस खनन इलाके में है, उन सभी चीज़ों को अगर आप उस खदान में भर देंगे, माइनिंग ये पिट में भर देंगे, तो वो भर जाएगा। उसके बाद जो टॉप सॉइल है, उस टॉप सॉइल को उसमें भर करके 1 नंबर जो प्लॉट है उसको आप किसान को वापस कर दीजिए। तो जब किसान को वापस करेंगे तो सिर्फ खेत वापस नहीं होगा, खेत के साथ साथ उसको एक बड़ी रकम मिलेगी। लेकिन अब सवाल है कि जो हम जिसके खेत में नहीं होगा उसको क्या मिलेगा? तो मैंने पहले ही कहा कि 10 करोड़ रुपया है एक ग्राम सभा के पास 1 एकड़ के लिए, तो अब उसमें भी आप क्या करें, उसके कम से कम 10% हिस्सा गांव के विकास के लिए निकाल दीजिए। अर्थात 1 करोड़ रुपया आप गांव के विकास के लिए निकाल दीजिए। 1 करोड़ रुपया गांव के विकास में गांव के लोग बैठकर, ग्राम सभा बैठकर ये निर्णय करें कि हमें स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, या तालाब बनाना है, या खेती के उन्नत करने के लिए कोई और व्यवस्था करनी है, सड़कें बनानी है, सार्वजनिक कुछ और भी चीज़ें करनी है, वो ग्राम सभा तय करे, ऊपर से कुछ न थोपा जाए।
ग्राम सभा तय कर लेगी बैठकर। अब जो 9 करोड़ रुपया बचा है, इस 9 करोड़ रुपया को आप उस गांव की जितनी आबादी है, 18 साल से ऊपर उस ग्राम सभा की जितनी आबादी है, या मान लीजिए एक ग्राम सभा में नहीं, आप 4 ग्राम सभा का एक साथ कर रहे हैं, तो उसमें जितनी आबादी है उसको आबादी से भाग दे करके आप उसको दे दीजिए। मान लीजिए कि किसी गांव में एक बड़ा गांव है, उसमें 10,000 लोग बैठे हैं, 10,000 लोग हैं उसकी आबादी। हालांकि 10,000 की आबादी वाला गांव अब है नहीं, छोटे गांव होते हैं, इस इलाके में सब छोटे छोटे गांव हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि 10,000 की अगर आबादी हो जाए तो 10,000 को 9 करोड़ रुपया को 10,000 में दे दीजिए। तो 9 करोड़ रुपया, 9 मतलब 7 जीरो हुआ और 10 4 जीरो हुआ, तो आपके पास जो भी 9,000 रुपया प्रति व्यक्ति, उसको सिर्फ ग्राम सभा के वासी होने के नाते उसकी हिस्सेदारी होगी। अगर किसी घर में 5 व्यक्ति है तो उसको 45,000 रुपया उस गांव के हिस्सेदारी के हिसाब से होगा। लेकिन अगर यही 10,000 नहीं है, 1,000 व्यक्ति का गांव है, 1,000 लोग कर रहे हैं, तब थोड़ा आंकड़ा आप देख लीजिए उसके कितने रुपए उसको मिल जाएंगे। तो सिर्फ ग्राम सभा को मिलेगा, वो तो सबको मिलेगा, उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिसकी जमीन है। तो इस तरीके से एक नए अर्थव्यवस्था की तरफ, जिसमें एक बड़ा लाभ, एक बड़ा परिवर्तन आएगा, मैं ये मानता हूं। और इसमें कोई भी ना तो पर्यावरण की हानि होगी और ना ही इसमें खेतों की हानि होगी। खेती भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। पर्यावरण के लिए जो जगह हमारा थोड़ा नष्ट होगा, 1 एकड़ या मान लीजिए कि एक छोटा सा हिस्सा और भी जाएगा, तो उतने के लिए हम उसको दूसरी जगह इस व्यवस्था को कर सकते हैं, सामाजिक वानिकी के माध्यम से, किसी और चीज के माध्यम से। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, क्या अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर सरकार क्या होगी। मित्रों, पहले 1972 के पहले सभी निजी कंपनियां हमारे यहाँ माइनिंग करती थी, कोयला माइनिंग करती थी। इंदिरा जी ने सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण हुआ तो सभी राष्ट्रीय कंपनियां हो गई। धीरे धीरे करके आपने देखा कि राष्ट्रीय कंपनियों में भी जो CCL या CIL से जो रिलेटेड कंपनियां थी, CCL, BCL, ECL जितने भी थे, सभी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ठेकेदार कंपनियां आ गई। लोगों की स्थायी नौकरी से लोगों को हटाया गया। लोग अब स्थायी कर्मचारी किसी भी इस तरीके के परियोजनाओं में आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत कम जो पुराने रह गए हैं वो रह गए हैं। बाकी अब तमाम इलाकों में जाके देख लीजिए जहां पहले से कोयलियां चल रही हैं, चाहे वो हजारीबाग का हो, रामगढ़ जिले का हो, चाहे आप धनबाद जिले का देख लीजिए, सभी जगह सभी काम ठेकेदारों को दे दी गई और सभी स्थायी कर्मचारी ठेकेदार मजदूर बन गए अब। और ठेकेदार मजदूर को क्या मिलता है, अगर आप उसके आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि मनरेगा मजदूर के बराबर उसकी मजदूरी है। हम कैसा देश बना रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब एक नए दौर की जरूरत है। इस नए दौर में एक नए इतिहास के लिए हेमंत सोरेन जी आगे आ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी से मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि अगर आपने इस काम को कर लिया तो आने वाली पीढ़ी आपको इतिहास में स्वर्णाक्षरों में देखेगी। अब ये जीरो टेक्नोलॉजी की जो चीज है, जो हमारे साथी जिस पर संदेह करते हैं, ये संदेह है उनका। अगर ये मिल जाए, इस तरह का अगर काम हो, तो मैं वादा करता हूं कि हमारे इलाके में जो हम लोगों ने जो काम किया था, जो साथियों के साथ बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई आप टारगेट तो दो, कितना देते हो, 15 मिलियन टन जैसे उसका है, तो 15 गांव 20 गांव मिल करके उसको अचीव करेंगे। और अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी तो जैसे बड़ी कंपनियां इंजीनियर्स रख लेते हैं,
ये हमारे ग्राम सभा के लोग भी 1-2 इंजीनियर्स रख लेंगे उनको वेतन देकर, लेकिन मालिकाना हक तो उनके पास आएगा। तो ये एक जरूरी अभी बात है। ठीक उसी प्रकार से मैं थोड़ी सी बात आयरन ओर पर करना चाहता हूं। आपने आयरन ओर्स देखे होंगे। आयरन ओर्स कहाँ होते हैं? आयरन ओर्स ओपन पहाड़ों में होते हैं और वो भी अंडरग्राउंड चला जाता है। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? आप जाइए, पहाड़ में आयरन ओर्स हैं, हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है, बॉक्साइट भी उसी तरीके से होता है, मैग्नीज के ऑक्साइड्स भी उसी तरीके से होते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी है? आप पेलोडर से या किसी भी मशीन से आप उठाइए, ट्रैक्टरों में, ट्रकों में, ट्रॉलियों में उसको डाल दीजिए। ये टेक्नोलॉजी कौन सा है? कौन सी भारी टेक्नोलॉजी है? और उसको उठा करके ले जाइए। अब इसी को टेक्नोलॉजी का भूत दिखा करके अगर लोगों को आप मालकियत से महरूम करना चाहते हैं तो इसे मैं क्या कहूँ, कोई संज्ञा तो नहीं देना चाहता, लेकिन यह एक लूट है और इस लूट से बचना चाहिए। लोगों को हमें नए अर्थव्यवस्था के लिए, ये जो हमारे साथी जो बाहर काम करने गए थे अपने गांव में लौटे हैं, इन लोगों को बड़ी रोजगार देने के लिए ये एक आवश्यक कदम होगा कि हमको खदानों को ग्राम सभाओं के अधीन, रैयतों के अधीन सौंपना पड़ेगा। हालांकि ये बड़ा गड़बड़ बात है कि रैयत को दिया जाए कि ग्राम सभा को दी जाए। मैं तो मानता हूं कि रैयतों का एक समूह बनाकर ग्राम सभाओं को दी जाए। ग्राम सभाओं को यह हाथ, इसमें हाथ में दिया जाए और उसमें सभी रैयत, उस गांव के सभी रैयत उसमें बराबर के हकदार हों, बराबर के मालिकाना हक उनको मिले। मैं इस बात को मानता हूं। तो आज हम लोग इस पर इतनी बात रख रहे हैं, फिर आगे दूसरे खनिजों पर भी विस्तृत रूप से बात रखेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इस देश में जो पूरे देश की अगर बात करें तो 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कोयला खदान है, कोयला की मात्रा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ हिस्से हैं। झारखंड सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोयला का जो भंडार है 81,000 मिलियन टन वो झारखंड में है। दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल से उड़ीसा आता है, फिर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का हिस्सा है, कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ भी है, पश्चिम बंगाल में है, उधर मेघालय और नागालैंड में है। बाकी जगह कोयले हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन प्राय सब जगह है। तो अगर ये मालिकाना हक रैयतों को मिलता है तो इस देश में एक नई क्रांति, एक नई आर्थिक क्रांति पैदा होगी और इस देश के करोड़ों किसान और किसानों के जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक बड़ी पूंजी के साथ इस देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हाँ, इस देश में ये जो डर है कि नहीं, अगर ये किसान करोड़पति हो जाएंगे तो हमारे जो बड़े राजनेताएं हैं उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनको तो जो पूंजीपति हैं उनको जो बड़े चंदे देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सभी बड़े किसान हो जाएंगे तो शायद आपको चुनाव में इतने पूंजी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब आप आइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। कैसे आगे करेंगे? धन्यवाद। कुछ साथी कह रहे हैं कि इस काम के लिए क्या हम पूंजी कहाँ से लाएंगे? पूंजी, ये जो सवाल है, ये पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें। और अगर सामूहिक रूप से होगा, जैसे अगर ग्राम सभा की प्रोड्यूसर्स कंपनी बन जाए और प्रोड्यूसर कंपनी जिस तरीके से बैंकें बड़ी कंपनियों को पूंजी देती हैं, तो अगर छोटी पूंजी की आवश्यकता पड़े और ये काम छोटे स्तर पर करेंगे तो छोटे स्तर पर छोटी पूंजी की आवश्यकता होगी, और श्रम आधारित काम होगा तो श्रम आधारित काम में बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर थोड़ी पूंजी आवश्यकता शुरू होगी कि भाई ओवरबर्डन हटाने के समय या उसके लिए, तो
ये बैंकों से ये बात करनी चाहिए। अभी कुछ साथी हमारे उठा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का उपयोग क्या हो रहा है। मेरे साथी श्रीमाली जी, मैं आपको कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट फंड का जो अभी उपयोग हो रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का उपयोग गांव के विकास के लिए नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का पूरा डिस्ट्रिक्ट में जमा होता है, लेकिन उसका मालिक कौन है? आज उसका मालिक डीसी साहब हैं, डीएम मालिक हैं, और डीसी और डीएम उस गांव में जहां यह माइनिंग हो रही है वहां उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आज का एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे इलाके में एनटीपीसी माइनिंग कर रही है, और आज का अखबार देख लीजिए, प्रभात खबर में निकला है 15 मिलियन टन कोयला निकालने वाला वार्षिक 15 मिलियन टन वार्षिक कोयला निकालने वाला कंपनी 265 मास्क बांट रहा है। एक मास्क कितने का है? 10 रुपए का। 265 कितना हुआ? 2650 रुपए का, और पीठ थपथपा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट का काम है। तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का दुरुपयोग हो रहा है। जिन इलाकों में माइनिंग है वहां के लोगों के लिए होना चाहिए। इस पर चूंकि मालिकाना हक ग्राम सभाओं का है नहीं, जो विस्थापित है उनका नहीं है यह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड। ये डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड सरकार का हो जाता है, और फिर वो उसके मालिक हैं, जैसे मन करता है वैसे करते हैं। कुछ सवाल खड़ा होता है कि क्या गांव के लोग ये काम कर पाएंगे? तो मैं फिर कहूंगा कि अगर ये अधिकार मिल जाता है तो गांव में कई हुनरमंद लोग हैं आज, जिनको आप इलीगल माइनिंग की बात कह रहे हैं। कई इलाकों में 2015 का पूरे इलीगल माइनिंग का आप उठा के देख लीजिए, जो लोकसभा में प्रश्न उठा था, उसमें झारखंड से भी इलीगल माइनिंग के लिए लगभग 1300 कुल 901 मामला 2013-14 में आया था, जिसमें इलीगल माइनिंग की बात कही गई थी। लेकिन ये जो इलीगल माइनिंग वाले हैं, इसमें आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है, बहुत कम दुर्घटना हुई है। मैंने पहले ही कहा कि ओपन कास्ट में कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती नहीं है, बहुत कम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो ये आराम से हमारे युवा जो कई टेक्निकल हैंड हैं, कई तरह के टेक्निकल हैंड है उनके पास, वो इसको संभालेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो जैसे बड़ी कंपनियां बड़े इंजीनियर्स को हायर करती है, वैसे वो भी हायर कर लेंगे। तो इसमें वो कोई रुकावट आएगी ऐसी बात मुझे नहीं लगती है। और किसी साथी का कोई प्रश्न तो नहीं आया? तो ये साथी एक जो मैंने बात कही है वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले भारत सरकार ने जब 1990 में 1990 में जब कोल ब्लॉक दे रहा था, तो उस समय एक शर्त ये था कि कोल ब्लॉक उन्हीं को मिलेगा जो उस कोयले का उपयोग करेंगे, मतलब एंड यूज करने वाले को ही कोयला ब्लॉक देने की का प्रावधान था। लेकिन अभी माननीय मोदी जी ने इस नियम को ही बदल दिया और कहा कि अब तो कोई भी प्राइवेट माइनिंग ही होगी। और जब प्राइवेट माइनिंग होगी, अब एंड यूज की कोई बात नहीं है, तो भाई जैसे किसान अपने खेतों में अनाज उत्पन्न करता है और बाजार में बेचता है, ठीक वैसा ही अगर आप इस तरह का कोयला खदान रैयतों को देंगे, किसानों को देंगे, ग्राम सभाओं को देंगे, तो आप सभी गांवों में एक सरकार की तरफ से कोयला क्रय सेंटर रख लीजिए, वहीं उसका रॉयल्टी काट लीजिए, और
जो कोयले का मूल्य होता है वो किसान को आप दे दीजिए, उस ग्राम सभा को आप दे दीजिए, कोयला आपको मिल जाएगा। अब कोयला आप किसको देंगे? अगर आप तय करना चाहते हैं तो आप तय कर लें, और अगर किसान को छोड़ देना चाहते हैं तो किसान को छोड़ दीजिए। वो ये जो भी थर्मल पावर कंपनियां हैं, स्टील कंपनियां हैं, या जो भी लेना चाहता है उसको किसानों की तरफ से मिल जाएगा, आपको रॉयल्टी मिल जाएगी। तो जब आपको रॉयल्टी मिल जाएगी, देश को कोयला मिल जाएगा, तो इसमें अड़चन कहाँ है? लेकिन अड़चन है, लोग ये समझते हैं कि अगर ये किसान मालिक हो जाए, ये बड़े लोग मालिक हो जाएंगे, तो नए पूंजीपति पैदा हो जाएंगे, ये उनको भय है। लेकिन मैं कहता हूँ पूंजीपति नहीं पैदा होंगे। आलूका जी कुछ कह रहे हैं, आलूका जी प्रश्न करें। तो ठीक है साथियों, आज हम लोग कोयले पर बात रखे हैं। कभी फिर हम लोग आयरन ओर्स पर और दूसरे जो खनिज हैं झारखंड पर, उसकी गणित पर भी चर्चा करेंगे। एक बात तो ये स्पष्ट है कि इस विषय को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जन जागरूकता का अभियान चलना चाहिए, ये बिल्कुल चलना चाहिए। और हमारे पूरे जिस इलाके में कोयले की खदान है, या जो लोग ज़मीन देना चाहते हैं, ज़मीन बिल्कुल किसी भी कीमत पर उनको आफत लगता है कि भाई इसमें हम खेती नहीं कर पाते हैं, या खेती घाटे का सौदा है, तो खेती घाटे के सौदे को लाभकारी सौदा उन इलाकों में जहां खनिज है इस तरीके से किया जा सकता है। जन जागरूकता इसी विषय पर होगी। अलुका जी कह रही हैं ठीक है, कमर्शियल माइनिंग का देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो इस बात का कर रहे हैं कि कोयला उद्योग कमर्शियल नहीं हो, एंड यूज वाला हो। मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां, बड़ी पूंजीपति के जो लोग हैं, बड़ी पूंजी वाले लोग हैं, क्योंकि अब वो थर्मल पावर में ही बनाएंगे, स्टील उद्योग ही बनाएंगे, तो छोटे पूंजीपति के जो गांव के लोग हैं या उसमें नहीं आएंगे। कमर्शियल यूज का उपयोग अगर आप सरकारी रूप से कर रहे थे, और मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी करो, आप लोगों को मालिक कैसे बना सकते हो? लोगों के हाथ में मालकियत की बात मैं कह रहा हूं कि लोगों के हाथ में मालकियत हो। पूरे दुनिया में अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई कोयला नहीं हो, कोयला उद्योग बंद हो, कोयला से चलने वाली चीजें बंद हो, तो देश में एक मीटिंग हुई, दुनिया के लोग ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अलका जी कह रही हैं कि कॉमर्शियल माइनिंग का देश भर में विरोध हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध करने वाले निजी कंपनियों के माइनिंग का सपोर्ट कर रहे हैं क्या? कमर्शियल माइनिंग का मतलब अब यह है कि इसको खुली छूट देने की बात कह रहे हैं। मैं न तो सरकार के निजीकरण का सपोर्टर हूं और न ही कमर्शियल उद्योग लगाने का। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश को कोयले की जरूरत है तो वो कोयले की जरूरत को ग्राम सभा से पूरी की जा सकती है। अब ग्राम सभा को अगर लगेगा कि इस कोयले से थर्मल हमको बनाना है, तो ग्राम सभा अपने लिए थर्मल पावर बनाए ना। देश की चिंता क्यों करता है? वो जिसको देश की चिंता करनी है, जो बड़े कंपनियों को चिंता करनी है, वो हमारे से कोयला ले लेंगे और वो अपना बनाएंगे बड़ा। लेकिन हमको ग्राम सभा को तो स्वतंत्र रूप से आने दीजिए, और अगर हमको अपने उपयोग से ज्यादा होगा तो हम बेचेंगे। तो इस लोग जो कमर्शियल माइनिंग का विरोध कर रहे हैं, उनसे ये जानने की जरूरत पहले है कि आप किस तरह का माइनिंग करना चाहते हैं, किस तरह का माइनिंग आपके दिमाग में है, आप किसका सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो कहेंगे कि भाई जो सरकारी उपक्रम थे, सार्वजनिक उपक्रम थे, उनका वो करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन उसमें मालकियत क्या ग्राम सभा को मिलेगी? ग्राम सभा की मालकियत तो उनके पास भी नहीं है। इसलिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि मैं ना निजीकरण की बात कह रहा हूं और ना मैं
सरकारीकरण की बात कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं कि इस देश में हमको मालकियत ग्राम सभा के अंदर आना चाहिए। डीएमएफ की जहां तक बात है, डीएमएफ में उसका निर्णय जो प्रभावित इलाके हैं उसके लोग नहीं करते हैं। उस पर जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं चूंकि उसी इलाके से आता हूं, और उस इलाके में ये एक इस तरह के फंड को कैसे आगे खर्च किया जाए, उस पर निर्णय हमारे जो बैठे वहाँ अधिकारी हैं वही लेते हैं। लोगों की राय उसमें नहीं ली जाती। और इस महामारी में डीएम फंड का, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का कितना उपयोग कोरोना के लिए हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। कोई सार्वजनिक जानकारी इस पर नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में इतने रुपए थे और कोरोना से लड़ने के लिए उन इलाकों में जहां के लिए यह फंड है, जहां से यह फंड आया है, उन ग्राम सभाओं में उस पर कितना खर्च किया गया है, ये इसकी जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। और वो वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर मैं अभी नहीं कह सकूँगा। भारतीय पूंजीपति पर क्या बोलेंगे? भारतीय पूंजी और इस सवाल को तो मैं उठा ही नहीं रहा हूँ कि भाई भारतीय पूंजीपतियों पर मैं क्या करूँगा। ये भारतीय पूंजीपति भी उसी तरीके से, भैया ये पूंजीपति चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो, इसका तो एक ही उद्देश्य है। पूंजीपति का उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना। और पूंजीपति कभी ग्राम सभा के लिए, जनता के लिए या अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं सोचता। उसके पास सिर्फ अपने लाभ के अलावा और कोई दूसरा उसके दिमाग में नहीं होता, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लाभ कमाना चाहता है। लेकिन जब ग्राम सभा की मालकियत की बात मैं कह रहा हूँ, तो ग्राम सभा की मालकियत सिर्फ लाभ किसके लिए कमाएगा? ग्राम सभा संपूर्ण अपने लाभ के लिए कमाएगा। तो भाई इसमें तो सारे लोगों का हिस्सेदारी है। तो अब मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूँ। साथी जिनको ये कुछ रहा है, आगे सवाल हम लोग करेंगे। दूसरी बार मैं आपके सामने फिर प्रयास करूँगा कि हाजिर हूँ लोहा और अन्य चीज़ों को लेकर के, बिजली ऊर्जा पर भी कुछ बात रखना चाहूँगा, उस समय ये बात करूँगा। आज के लिए मैं इतना ही चाहूँगा। सभी साथियों को नमस्कार, जोहार।